वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो आपके रीट एग्जाम यानी पात्रता हो या मेंस हो या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहां पर भी शिक्षण विधियों यानी टीचिंग मेथड से संबंधित यदि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और आज के जो हमारे सेशन में हम हैंड रिटन से द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए थे, जो मैंने क्वालिफाई किया था शिक्षण विधियों से संबंधित सारे नोट्स, वो अपन हैंड रिटन से द्वारा इसको पूरा व्यवस्थित समझेंगे। तो बिना किसी देरी के उससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं सिलेबस में कि हाँ वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि नहीं सिलेबस में। तो आप यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट, ये अपना सिलेबस है ऑफिशियल 2024 का पात्रता का। तो इसमें कौन सा टॉपिक है तो अपन देखते हैं यहाँ पर कौन सा टॉपिक है। और सबसे पहला टॉपिक है भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। इस यूनिट को आज अपन कंप्लीट कर लेंगे इस सेशन में पूरा बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हैंड रिटन नोट्स के द्वारा अपन इसको कंप्लीट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षण विधियां। आखिर शिक्षण विधियां क्या है, और मेन जो अपन पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियां वो हिंदी की पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षण विधियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है सभी सब्जेक्ट में। अगर अपन ने उस शिक्षण विधि में क्या होता है वो पूरा चरण वगैरह सारा व्यवस्थित देख लिया तो नो डाउट उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और शिक्षण विधियों को हम समझते हुए कंप्लीट करेंगे। और हिंदी में L1 में शिक्षण विधियों का 30 में से 15 क्वेश्चन का रोल, और L2 में 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों का हिंदी में रोल देखने को ओल्ड पेपर में अपन ने अब तक देखा उसमें अपन को देखने को मिला है। बात करें हम आज के हमारे सेशन में, सबसे पहले क्या है हम व्यवस्थित इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। यूनिट 4, 5, 6 यानी कि अपनी शिक्षण विधियों से संबंधित ये तीनों यूनिट है। और इसमें साथ ही खाली एक यूनिट अपने अभी नई जोड़ी है राजस्थानी भाषा के बारे में, उसका अपन अलग से वीडियो देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। विधि क्या है, विधि को अपन डिफाइन करते हैं। विधि अंग्रेजी भाषा के मेथड का हिंदी रूपांतरण है। तो आपको ध्यान में रखना है मेथड का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। और जो मेथड शब्द है, अधिकतर शब्द अपन को देखने को मिलेंगे साइकोलॉजी हो गया या फिर किसी में भी जो लैटिन भाषा से हुए। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विधि का जो मेथड शब्द है वो किस भाषा से उत्पत्ति मानी गई है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया, लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा के किस से बना है तो मेथड, किससे बना है, मेथड से बना है। एक प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया। और मेथड का जो अर्थ है वो क्या होता है, मोड या फिर रास्ता या माध्यम। क्या हो गया, रास्ता माध्यम। यानी कि आप अगर शिक्षण विधि, विधि है क्या, जिस माध्यम से आप बालक को जो शिक्षा दे रहे हो वो किस मोड से दे रहे हो, किस रास्ते से दे रहे हो, किसके माध्यम से दे रहे हो, वह चीज कहलाती है विधि। क्या कहलाती है, विधि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जो अध्यापक को अपने पाठ को रोचक प्रभावशाली बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी आप कोई टीचिंग करा रहे हो विद्यालय में, तो आप किस मेथड से अपन शिक्षा दे रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, वह जो टीचिंग करवा रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, उनको बनाने के अवसर प्रदान करने देने वाली होनी चाहिए। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं कि शिक्षण विधि का उपयोग के कौन कौन से कारण है, कौन कौन से इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो अपन को इसके उपयोगिता के कारण अपन को पता होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण विधियां शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा व तार्किक क्रम देती है। आपके सामने यदि सिलेबस नहीं होता है तो क्या आप रीट पात्रता की एक व्यवस्थित तैयारी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो विधि एक अपने सामने क्या है, एक निश्चित दिशा देती है कि हमें कौन सी यूनिट करनी है, किस प्रकार अपन को क्लास में किस प्रकार अपन को शिक्षण करवाना है। तो एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, तार्किक क्रम देती है। इसके बाद जैसे आप शिक्षण जैसे विधि है, अपन विधि अपन माने जैसे प्रश्नोत्तर विधि है जो कि मुख्य रूप से अधिकतर वही यूज की जाती है। प्रश्नोत्तर विधि की जाती है जिसमें क्या कहते हैं, डायरेक्टली आप जाओगे बच्चों को, जैसे आपको कुछ भी पढ़ाना है तो उससे संबंधित आप क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे, उस व्यवस्था तक लाओगे जो आपको पढ़ाना है, उस टॉपिक तक उसके इर्द गिर्द वहां पर बच्चों को लाने का प्रयास करोगे। एक क्रम को व्यवस्थित करने का कार्य करती है कौन, विधि करती है। तो पहला पॉइंट अपन ने देख लिया, विधि की उपयोगिता किसमें है, एक निश्चित दिशा देती है, तार्किक क्रम देती है। दूसरा देखिए, बालक व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। यदि आपने लेसन बनाया हो तो उसमें तीनों पक्ष कौन कौन से होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों पक्षों के विकास हेतु शिक्षण विधियों की उपयोगिता होती है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बालक के व्यवहार के कौन कौन से पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और एक कोई और ऑप्शन डाल देंगे। लेकिन इसमें अपन को ध्यान रखना ये तीनों पक्ष होते हैं। इन तीनों पक्ष पर शिक्षण विधि क्या उपयोगिता होती है, इन तीनों पक्ष में कार्य करती है शिक्षण विधि।
शिक्षण विधि विद्यार्थियों के ज्ञान और शिक्षा के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यदि आप पहले से तैयार हो किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ाने के लिए, तो आप में उसके प्रति ज्ञान और शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाती है। यानी आप बिल्कुल हक्का बक्का नहीं रहोगे जब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे। उससे पहले यदि आपको उस टॉपिक के बारे में ज्ञान हो और आपको पता हो कि मुझे बच्चों को किस प्रकार एक्सप्लेन करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर होगा। तो ये शिक्षण विधियों की उपयोगिता में अपन को यहाँ पे 4 चीजें यहाँ पर अपन को ध्यान में रखनी है। विधि जो शब्द है वो मेथड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, मोड, रास्ता या फिर माध्यम। इसकी उपयोगिता किसमें है, ये क्या करती है, निश्चित दिशा देती है, तार्किक क्रम देती है और बालक के व्यवहार के तीनों पक्ष को उपयोगी है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों के विकास हेतु शिक्षण विधि की क्या है, उपयोगिता, और विद्यार्थियों का ज्ञान और शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में अपन ने देख लिया विधि के सारा इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनने की संभावना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बात करें भाषा शिक्षण और शिक्षण विधियां। अब हम बात करें कौशल की। जो शिक्षण विधि है वह सीधा डिपेंड करती है आपके कौशल पर। बात करें कौशल की, कौशल क्या होता है, अध्यापक में उपस्थित ज्ञान को विद्यार्थियों को अपेक्षित स्तर तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है कौशल कहलाती है, जो कि प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जाती है। ऐसा नहीं है सीधा आपने अगर बीएड की हो व्यवस्थित, तो उसमें आपको ध्यान में हो एसटीसी की हो या बीएड की हो, आपके सामने एक सूक्ष्म कौशल करके आपकी क्लासें ली जाती थी, जो कि 10 या 12 दिन ली जाती थी, जिसमें क्या करते थे, आपके सहपाठी सामने बैठते थे और आप एक एक कौशल पर वहां पर कार्य करते थे और पीछे एक पर्यवेक्षक के रूप में आपके टीचर बैठते थे और उसमें आपकी कमियों को जानना पहचानना वो सारी इसमें क्रियाएं होती थी और इसके माध्यम से आपका कौशल डेवलप किया जाता था। ऐसा नहीं है कि सीधा आपको बच्चों के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और आपको कहा कि लेसन या फिर पाठ योजना प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं किया जाता। उससे पहले आपके अंदर एक कौशल डेवलप किया जाता है और निश्चित तौर पर से कौशल से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। तो इसको समझ लें कौशल क्या है। अपन ने देख लिया है कि विद्यार्थियों को अपेक्षित स्तर तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है कौशल, और ये किसके माध्यम से विकसित की जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वही सूक्ष्म कौशल नाम से आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कौशल डेवलपमेंट के लिए ही दी जाती है। अध्यापक को इन कौशल को प्रशिक्षण किया जाना सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत गिना जाता है, यानी आप माइक्रो टीचिंग। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पे एग्जामिनर देगा, लिख कर ले लो, सूक्ष्म कौशल से संबंधित। तो अब हम बात करें सूक्ष्म कौशल की। सूक्ष्म कौशल से संबंधित आपके एक प्रश्न जरूर आएगा। यहाँ से किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है, क्या है, सबसे पहले तो ये प्रविधि है जो नियंत्रित स्थितियों में पूर्ण की होती है। तो डायरेक्टली प्रश्न बना हुआ है पुराने एग्जाम में कि सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से है, तो आपको ध्यान में रखना है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ऐसी प्रविधि है जो नियंत्रित स्थितियों में पूर्ण होती है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। और इसके बारे में भी फैक्चुअल क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका के शिक्षा शास्त्री डब्ल्यू एलन महोदय ने 1954 में से 1960 के मध्य इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है सूक्ष्म शिक्षण पर सबसे पहले जो कार्य किया था वो आपको ध्यान में रखना है एलन। यहाँ से प्रश्न आपको एक तो याद करना है एलन, सबसे पहले कार्य किसने किया है, एलन। उन्होंने माना कि परंपरागत शिक्षण को नीरस विधियों में बदलकर नवाचार की आवश्यकता है। इसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षण देना बेहद आवश्यक है। यानी पहले जो शिक्षण व्यवस्था थी वो अध्यापक केंद्रित थी और जिसमें केवल अध्यापक अपने व्याख्यान देता था और शिक्षक उसको सुनकर ज्ञान ग्रहण करते थे। लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार जो शिक्षण व्यवस्था है वो बालक आधारित हो जाती है और इसके लिए अपन को क्या करना होगा, अध्यापकों को प्रशिक्षण देना होगा कि किस प्रकार शिक्षण व्यवस्था की जाए। तो इस दिशा में कार्य किया था सबसे पहले एलन महोदय द्वारा। बात करें यहाँ पर अपन ने एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एलन सबसे पहला सूक्ष्म शिक्षण का। अब बात करें यहाँ पर उन्होंने इस विचार को गति प्रदान करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 2 विद्यार्थी किथ और एचिंसन, तो एलन के साथ 2 विद्यार्थी थे किथ व एचिंसन। यदि डीपली क्वेश्चन बनता है तो ऐसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य नहीं किया। तो ये 2 नाम तो अपन को ध्यान में हो गया, एलन कीथ और एचिंसन जो उनके विद्यार्थी थे। और एचिंसन का जो सहयोगी था वो कौन था, ब्रश एचिंसन, इनके क्या है, सहयोगी थे। बात करें अपन यहाँ पर और आगे, उन्होंने 1961 में यह योजना कक्षा कक्ष में लागू कर दी। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण पर सबसे पहले जो कार्य कर लिया वो एलन द्वारा किया गया था और 1961 में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था।
क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। इसके अनुसार आशानुरूप परिणाम आने के पश्चात 1963 से इसे व्यापक स्तर पर लागू कर दिया गया। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 सन आपको ध्यान में रखना है। 1954 में इस पर क्या किया, सर्वप्रथम एलन ने क्या किया, कार्य किया, और एलन ने कार्य कर सबसे पहले विद्यालय में लागू किया 1961 में, और 1963 में व्यापक रूप से कार्य किया। सबसे पहले जो विद्यालय में लागू किया वह 1961 में, और व्यापक रूप से कार्य किया है 1963 में, व्यापक रूप से। तो एलन ने ये कार्य अपन ने सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित डायरेक्टली ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किसने किया, तो एलन ने किया। इनके सहयोगी कौन थे, कीथ एचिसन थे, और इससे संबंधित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पर ये सारे शोध हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने रॉबर्ट ब्रश और एचिसन के सहयोग से कक्षा में 1961 में लागू कर दिया, व्यापक स्तर पर 1963 में। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित अपन ने ये चीज यहाँ पर देख ली है। बात करें आगे अपन, अब जब बात की जा रही है सूक्ष्म शिक्षण के बाहर की चीजों का, तो अब अपने डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, भारत में एनसीईआरटी ने 1961 में स्थापना उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र बड़ौदा CASE बड़ौदा गुजरात के सहयोग से 1975 में लागू की। बात करें यहाँ पर भारत में कब लागू की जाती है, 1975 भारत में एनसीईआरटी द्वारा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है भारत में कब होती है, 1975 द्वारा। और यहाँ पर कक्ष शिक्षण में की प्रविधि नहीं बल्कि प्रशिक्षण की तकनीक है। भारत में इसे क्या माना है, ये प्रविधि न मानकर इसको क्या माना है, प्रशिक्षण की तकनीक है। इसमें एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है, यानी कि आपको जो कौशल दिए गए थे वो अलग अलग, प्रस्तावना कौशल, सामपट कौशल, सारे अलग अलग कौशल का एक समय पर क्या किया था, एक कौशल का ही डेवलपमेंट आपके अंदर किया गया था। तो इसमें 5 से 10 मिनट की पाठ योजना बनाई जाती है। तो प्रश्न बन जाता है सीधा, सूक्ष्म शिक्षण में कितने समय की पाठ योजना बनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 5 से 10 मिनट की योजना बनाई जाती है। और बात करें सहपाठी निरीक्षणकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। यदि आपने बीएड रेगुलर की है तो आपको ध्यान होगा कि सहपाठी आपके सामने बैठते हैं और आप इसमें कार्य करते हैं। चलो, सहपाठी निरीक्षणकर्ता की भूमिका निभाते हैं। सहपाठी सामने बैठ जाएंगे और आपका निरीक्षण करते हुए आपकी कमियों को भी जानेंगे और खुद की कमियों को भी यहाँ पर जानने का प्रयास किया जाएगा। यह प्रक्रिया एक चक्र रूप में चलती है। तो डायरेक्टली प्रश्न बना था सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया है, तो डायरेक्टली आंसर आपको ध्यान रखना है चक्रीय प्रक्रिया। क्या है, एक चक्रीय प्रक्रिया। और चक्रीय प्रक्रिया क्यों है, तो इसको यहाँ पर अपन समझते हैं। सबसे पहले आपको बनानी होगी पाठ योजना। क्या बनानी होगी, पाठ योजना। और पाठ योजना को विद्यालय में आपके सहपाठियों के सामने आपको दूसरा जो पॉइंट है वह करना होगा, प्रस्तुतिकरण करना होगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, उसमें क्या कमियां है उसके लिए आपको दी जाएगी प्रतिपुष्टि दी जाएगी, और उन कमियों को दूर करते हुए आपको पुनः वही पाठ योजना आपको बनानी होगी। और उसी पाठ योजना को आपको पुनः क्या करना होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, और अंत में आपका क्या हो जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टि की जाएगी। इस प्रकार की पूरी चक्रीय व्यवस्था चलती है, इसलिए से सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहते हैं, चक्रीय प्रणाली कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखो, चक्रीय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय प्रणाली। अब बात करें अपन आगे, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में एक कौशल की दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद अगले कौशल का अभ्यास कराया जाता है। जैसे आपने सबसे पहले शामपट पर कार्य कर लिया, तो उसके बाद प्रश्नोत्तर, फिर व्याख्या, इस प्रकार आगे से आगे कौशल आप डेवलप करते जाओगे। इसके द्वारा अध्यापक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। एक बार अपन डायरेक्टली अपन जाते हैं तो डायरेक्टली अपन पढ़ाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे अपन के अंदर कौशल डेवलप होता है और अपन में अंदर क्या आ जाता है, विश्वास आ जाता है। और सभी कौशलों को सीख जाने के बाद अध्यापक कक्षा में उसका समुचित प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कि आपने कौशल सीख लिया, उसका उपयोग आप कहाँ करोगे, कक्षा में करोगे। इसकी सहायता से शिक्षण प्रभावी होता है, वातावरण भी प्रभावी होता है। यदि आपने पहले ही सीख लिया कि मेरे को कैसे व्याख्या करनी है, किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाना है, कैसे पुनः बलन देना, ये सारी चीजें सीख जाओगे तो आप निश्चित तौर पर आप शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थित कर पाओगे। बात करें आगे, विद्यार्थियों को रुचि में वृद्धि होगी, इससे निर्धारित उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अपन किसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, वो उद्देश्य इसमें क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण के अपन ने गुण देख लिए, किस प्रकार होते फैक्ट देख लिए। अब इसके दोष भी अपन को देखने होंगे, क्योंकि कोई न कोई दोष इसमें होता है। बात करें यहाँ पर दोष भी, सारे दोष इसमें एक स्लाइड में देख लेते हैं अपन। ये दोष क्या है,
तो बार बार एक ही कौशल का अभ्यास कराए जाने के कारण प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता के लिए नीरस बन जाता है। यानी कि बच्चे के लिए तो बेस्ट है कि आपको तैयार किया जा रहा है, लेकिन आपको बार बार एक ही कौशल डेवलप होगा, जब तक आप सीखते नहीं हो उस कौशल पर ही कार्य किया जाता है। तो एक जो बच्चा है वो बार बार क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है सीखने वाला, समय ज्यादा व्यर्थ होता है। एक ही कौशल पर कार्य किया जा रहा है, निश्चित तौर पर समय इसमें ज्यादा ही लगेगा। खर्चीली पद्धति है, वास्तव में खर्चीली पद्धति है। और यहाँ पर मैंने इंपोर्टेंट लिख रखा, मतलब अधिगमकर्ता को एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है, अतः एक साथ सामंजस्य बैठाना कठिन होता है। आपने एक एक चीजें सीख ली, फिर अंत में उनको कहा जाता है कि एक साथ ये सारी चीजें सामंजस्य करके हुए बताओ, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यह कक्षा कक्ष के लिए अनुपयोगी विधि है, साथ ही विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी विधि है। यानी कक्षा कक्ष के यहाँ पर अपन जो कार्य कर रहे हैं वह सहपाठी के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? सहपाठी के साथ। अगर अपन ने वहां पर प्रश्न पूछा तो सामने जो बच्चे बैठे हैं वो क्या है, बड़े हैं, लेकिन अपन को कार्य कहाँ करना है, जहां पर बच्चे बिल्कुल स्तर के अनुसार है वहां पर अपन को कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है वहां पर कि अपन को सूक्ष्म शिक्षण यहाँ पर विद्यार्थियों और कक्षा कक्ष के लिए क्या मानी जाती है, अनुपयोगी मानी जाती है। और पहले क्या पढ़ा है उसको एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। ये जो नोट्स मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको शॉर्ट्स में, ये आपको खुद को भी तैयार करना है बिल्कुल एज इट इज जैसे मैं लिख रही हूँ, तो जिससे आपको क्या होगा, कम समय में आप उसे रिवाइज कर पाएंगे और अपन भी एक मोटे मोटे रूप पे चल पाएंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना है। तो अपन ने पहले सबसे पहले अपन ने विधि पढ़ी। विधि किसे कहते हैं, शॉर्ट में आपको ऐसे लिखना है, जैसे विधि का अर्थ मैंने क्या बताया था, मेथड। मेथड, और इसी को किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से, और जिसका अर्थ क्या हो गया अपना मोड, रास्ता या माध्यम। बस शॉर्ट में लिखना है टीचिंग मेथड को, ताकि आप उसे रिवाइज कर सके। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी रामायण लिखने बैठ जाओ। यदि आपको नोट्स पूरे के पूरे चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, पूरे के पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स एग्जाम में आपको रिवाइज करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ इस तरह आप नोट्स बनाएं। अब बात करें कि विधि है जो कि किस लिए मानी जाती है, तो ये अपने विधि का उपयोग किस लिए माना जाता है, जो पाठ होता है उसको क्या बनाने के लिए, रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। साथ ही इसकी उपयोगिता के कारण क्या बताए थे मैंने आपको, उपयोगिता के कारण बताए थे, जैसे अपन को किसी पाठ योजना को उसको क्या देनी है, दिशा व तार्किक क्रम देने के लिए, दिशा व तार्किक क्रम के लिए क्या मानी जाती है, विधि मानी चाहिए। और दूसरा बताया था तीनों पक्ष, यानी कौन कौन से पक्ष होते हैं, तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों को बेहतर समझाने के लिए, कौशल डेवलप करने के लिए क्या बनाई जाती है, विधि बनाई जाती है। अब बात आती है, यहाँ पर मैंने बात की थी कौशल की, दूसरी बात अपन सीखे थे कौशल, और कौशल नाम आते, सीधा नाम आता है अपना सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल। और सूक्ष्म कौशल का नाम आते ही आपको एक महोदय का नाम याद रखना है, एलन। जो सूक्ष्म कौशल अपन 5 या 10 मिनट में अपन कंप्लीट कर रहे हैं, उनको उसको अप्लाई करने के लिए, उनको सीखने के लिए 1954 से लगाकर 1960 तक, यानी कि 4 वर्ष तक इस सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किया। कार्य करने के बाद उन्होंने 1961 में कक्षा में अप्लाई किया। क्या किया? कक्षा में अप्लाई किया। और 1963 में इन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम में शामिल किया, पाठ्यक्रम में शामिल किया। अब एलन कहाँ के हैं अपने, इन्होंने काम किया था, कहाँ किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और अकेले तो किया होगा नहीं, तो इनके साथ कौन कौन थे, कीथ व एचिसन, यानी इनका भी नाम यदि आपको एग्जाम में कहीं पे भी देखने को मिल जाए तो आपको ध्यान में रखना है, कीथ और एचिसन। अब हम अपन बात करें यहाँ पर, अगर अपन सूक्ष्म कौशल की बात करें तो भारत में भी अपन बात करें तो भारत में एक होमवर्क मैंने आपको दिया था प्रश्न करने के लिए, लेकिन आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में जो है वो डीडी तिवारी ने इस पर कार्य किया है। अब अपन बात करें सूक्ष्म कौशल के जो गुण बताए थे कि क्या क्या गुण होते हैं, तो गुण की बात करें तो गुण क्या होगा, उसमें क्या होगी, एक अध्यापक में दक्षता डेवलपमेंट होगी, दूसरा आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास के साथ साथ क्या होगा, आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है वह क्या होगी, प्रभावी होगी, और व्यवहार में परिवर्तन होगा। और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अपना अधिगम कहलाता है, व्यवहार में परिवर्तन।
अब जब अपन बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण की को क्या एक कहा जाता है चक्रीय व्यवस्था। क्या कहा जाता है? चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है। और चक्रीय व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या बनाई जाती है? सबसे पहले पाठ्य योजना, पाठ्य योजना के बाद उसको किया जाता है प्रस्तुतिकरण, इसके बाद उसकी की जाती है अध्यापक द्वारा प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि के बाद हो जाए पुनः पाठ्य योजना का निर्माण होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगी, पुनः प्रतिपुष्टि, प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार ये पूरी चक्रीय व्यवस्थाएं सूक्ष्म कौशल से संबंधित पूरी एक बुक लिख जाए इतना डेटा इसमें अवेलेबल है। लेकिन आप क्या करोगे, इसमें मैंने सूक्ष्म शिक्षण का एक वीडियो भी डाल रखा है, उसे पूरा देख लीजिए। उसमें सारी चीजें वहां पर क्लियर है कि पाठ्य योजना में कितना टाइम देना पड़ता है, एनसीईआरटी ने कितने सूक्ष्म शिक्षण के कौशल माने, सारी चीजें यहाँ पर अपन डिवाइस के दृष्टिकोण से यहाँ पर अपन शॉर्ट में देख रहे हैं। और यहाँ पर अपन ने यहाँ तक चीजें अपन ने क्लियर कर चुके हैं, जो कि अपन हैंड रिटन नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक अपन देख चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लो फिर से। विधि क्या है? विधि मेथड है। यह कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ है मोड, रास्ता या फिर माध्यम। ये क्या करता है? विधि पाठ को क्या बनाता है? रोचक या फिर प्रभावशाली बनाता है। ये विधि की उपयोगिता क्या है? तो ये क्या करता है? अपने पाठ को, अपने शिक्षण को दिशा व तार्किक क्रम देता है। साथ ही तीनों पक्ष कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों में अपन को कौशल डेवलप करने के लिए विधि का प्रयोग अपन शिक्षण में करते हैं। अब बात आती है कौशल की। तो कौशल क्या है? कौशल एक प्रविधि मानी गई थी। पहले क्या मानी गई थी? प्रविधि मानी गई थी, लेकिन भारत में इसे प्रविधि न मानकर प्रशिक्षण के रूप में ले लिया गया। और बात करें सूक्ष्म कौशल की, तो सूक्ष्म कौशल में नाम आता है एलन का। इन्होंने 1954 यानी कि 1964 वर्ष तक इस पर कार्य किया और इसके बाद कक्षा कक्ष में 1961 में लागू किया। 1963 में पाठ्यक्रम में के रूप में शामिल कर दिया गया। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्य किया। इनके सहयोगी कीथ वाइचेसन थे। और भारत में जो कार्य किया जाता है वो डीडी तिवारी द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म कौशल के गुण कौन कौन से हैं? तो इसमें दक्षता, आत्मविश्वास, शिक्षण प्रभावी, व्यवहार में परिवर्तन, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। और सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक चक्रीय व्यवस्था है, क्योंकि इसमें एक चक्र के प्रकार से चलती है। जैसे पाठ्य योजना, फिर उसका प्रस्तुतिकरण होगा, प्रतिपुष्टि होगी, पुनः पाठ्य योजना, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण के चरण चलते रहते हैं। यह कहलाती है चक्रीय व्यवस्था। अब अपन ने यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, इसके दोष और देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के दोष अपन एक बार जरूर देख लेते हैं शॉर्ट में। तो इसका सबसे पहला दोष क्या है? अपन बार बार जो शिक्षण कराया जाता है वो एक ही कौशल जब तक वो सीखता नहीं है तो उसका अभ्यास करवाया जाता है, तो ये क्या बनाता है? नीरस बनाता है। क्या बनाता है? नीरस बनाता है। दूसरा, समय अधिक लगेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डेवलप करोगे तो टाइम कितना लगेगा? ज्यादा ही लगेगा, प्लस खर्चीली भी है। तीसरा है, ये कक्षा कक्ष के लिए उपयोगी नहीं है। कक्षा कक्ष व विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी है। अब बात करें क्यों अनुपयोगी है? क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण है वह किसके सामने करवाया जाता है? सहपाठियों के सामने करवाया जाता है। तो मेन जो वातावरण है वहां पर वो शिक्षण के दौरान वह अवेलेबल नहीं है। केवल ये आपको दक्ष बना सकता है। शिक्षण व्यवस्था का जो व्यवस्थित आपको सीखने का क्रम है वो एक कक्षा कक्ष, जहाँ पर छात्र के समक्ष आप यदि शिक्षण करवाते हैं तो वहीं पर वह उपयोगी माना जाता है। तो यहाँ पर ये इसके माइनस पॉइंट है। ये अपन ने पहले देख चुके हैं अभी तक की जो सेशन में। आज हम आगे के सेशन को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं आगे के सेशन में क्या अपने पास आज का है। और आज के सेशन में अपन सूक्ष्म कौशल से संबंधित सारे कौशल कितने हैं, 7-8 लगभग है, उनको क्लियर करते हुए देखेंगे। एग्जाम की दृष्टिकोण से किसी को भी नहीं छोड़ना है टॉपिक को। सूक्ष्म कौशल के प्रमुख कौशल, इसमें सबसे पहले आता है अपना प्रस्तावना कौशल। डायरेक्टली प्रश्न आ गया था कि ऐसा कौन सा कौशल है जिसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए आपको सिखाया जाता है। उसमें 4-5 प्रकार के कौशल का नाम दे देंगे और डायरेक्टली पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना प्रस्तावना कौशल, यानी कि सूक्ष्म कौशल के भी अंदर से जो कौशल है एक एक वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें प्रस्तावना कौशल। इस कौशल का संबंध पाठ के आरंभ से पूर्व, यानी इस कौशल का उपयोग कब करेंगे? जब पाठ योजना आप क्लास में जा रहे हो तो उससे पहले का जो पाठ योजना प्रस्तुतिकरण कर रहे हो उससे पहले जो कौशल का उपयोग किया जाता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का उपयोग किया जाता है। डायरेक्टली प्रश्न बन जाएगा पाठ योजना शुरू करने से पहले कौन से कौशल का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना कौशल। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है वीडियो में, तो आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की खोज की जाती है, यानी कि इस
कौशल के माध्यम, ये कौशल क्यों उपयोगी, इसके माध्यम से क्या है, अगर आप प्रस्तावना कौशल कर रहे हो तो कि बच्चा, आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो उस बच्चा उस टॉपिक के बारे में कितनी समझ रख रहा है, उसका ज्ञान भी आपको प्रस्तावना कौशल से होगा। इसमें वे प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करते हैं। इसका संबंध कक्षा में पढ़ाने से पूर्व का होता है, अर्थात इस पाठ्य योजना का हिस्सा माना जाता है। इस कौशल में प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण तक पहुंचा जाता है। प्रश्न पूछते समय यह ध्यान रखना जानना चाहिए कि प्रश्नों में तारतम्यता का गुण होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा नहीं एक प्रश्न तो सीधा यहाँ से पूछ रहे हो और आगे का क्वेश्चन आप अगर अलग ही पूछ रहे हो तो वो क्या होगी, उसकी तारतम्यता नहीं होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर प्रथम प्रश्न के उत्तर से अलग प्रश्न का आरंभ करना चाहिए। प्रश्नों का स्तर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, प्रथम प्रश्न के उत्तर से अलग प्रश्न आरंभ करना चाहिए। प्रश्नों का स्तर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से अधिक न हो। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त भी होने चाहिए। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होने चाहिए, यानी कि वहां तक पहुंचना है कि बच्चे को कहाँ पर प्रश्न उसका नहीं आ रहा है, वहां तक अपन को पहुंचना है प्रश्नों के माध्यम से, ताकि अध्यापक अपने प्रकरण का नाम घोषित कर सके। इस कौशल का समय अधिकतम 5 से 7 मिनट का होना चाहिए। इस कौशल में प्रश्नों की अतिरिक्त लघु कथा हो गया, चार्ट हो गया, प्रतिरूप मॉडल का सहारा लिया जा सकता है। यदि आपने बीएड एसटीसी व्यवस्थित किए तो आपको इसका पूरा ध्यान होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो अपन इसमें आपको ये पूरा नोट्स अगर चाहिए तो आप कमेंट करें, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको पूरी की पूरी पीडीएफ में आपके अवेलेबल करवा दूंगी। तो अपन ने प्रस्तावना कौशल देखा है। प्रस्तावना कौशल में क्या क्या देखा अपन ने, एक तो सबसे पहले ये क्या है, पाठ योजना से पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। दूसरा, इसमें प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण तक पहुंचा जाता है। प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना कौशल ये क्या करता है, अपन को पूर्व ज्ञान को जानने का अवसर प्रदान करता है, बच्चों का पूर्व ज्ञान को जानने का 5 से 7 मिनट। और अपन किसी भी चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इसके माध्यम से अपन प्रस्तावना कौशल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने प्रस्तावना कौशल को देख लिया। अब अपन आगे देखते हैं दूसरा कौशल जो हमारा सामने आ रहा है, प्रश्न सहजता कौशल, यानी इस प्रश्न सहजता की जगह कहीं कहीं सरलता कौशल भी वहां पर अपन को देखने को मिलता है। तो इसको अपन देखते हैं। इसके अंतर्गत अध्यापक को अभ्यास कराया जाता है कि पूछे जाने वाले प्रश्न की भाषा की दृष्टि से सरल होने चाहिए, उत्तर के रूप में चाही गई विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुकूल प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित भी होने चाहिए, प्रश्न विद्यार्थियों की रुचि सक्रियता में वृद्धि करने वाले हो। यानी कि बात करें पहले कौशल अपन ने बात कर ली प्रस्तावना कौशल की, और प्रश्न सहजता कौशल यानी कि आपको प्रश्न पूछना भी आना चाहिए, किस प्रकार आप प्रश्न पूछते हो उसके बारे में ये कौशल डेवलप किया जाता है। तो इसमें अपन ने देख लिया है क्या क्या होनी चाहिए। इसमें 2 पॉइंट और रह गए थे, अपन देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निश्चित होना चाहिए, अध्यापक को अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति का समुचित अवसर प्राप्त करे। ऐसा नहीं डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया, डायरेक्ट उसे आ रहा है नहीं आ रहा, 1 सेकंड रुके और दूसरे विद्यार्थी पर चले जाओ। उस बच्चे को सोचने का समय दे। आपके धैर्य की परीक्षा है, यानी कि आपने डायरेक्टली पूछ लिया भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ, उसको वो सोच रहा है कि मैं हाँ बताऊँ, थोड़ा थोड़ा याद आने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा नहीं डायरेक्टली किसी और को भी पूछ लो, आप उसे एक समय दे बोलने का, अभिव्यक्ति का। ये सारे प्रश्न कौशल की विशेषता है जो आपको जाननी चाहिए। अब अपन बात करें तीसरा, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल तो अपन देख लिया, उसके बाद एक खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। इसमें क्या होता है अपन देखते हैं। पाठ प्रक्रिया के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न यानी विषय वस्तु की गहराई से या गहनता से अध्ययन कराने हेतु अध्यापक द्वारा जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है वह खोजपूर्ण प्रश्न कहलाता है। इन प्रश्नों का उत्तर का संकेत होता है। यदि विद्यार्थी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो उन्हें अन्य प्रश्नों के माध्यम से सही उत्तर तक ले जाया जाता है, यानी बच्चों को स्वयं खोज करने के लिए, उत्तर के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें विषय वस्तु की गहराई को, गहनता को समझाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो खोजपूर्ण में और क्या है, ये प्रश्न विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति में वृद्धि करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इन प्रश्नों की भाषा भी सरल होनी चाहिए, विषय वस्तु से संबंध भी होना चाहिए। इन प्रश्नों को सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र, यहाँ पर अपन आगे शिक्षण सूत्र भी पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो शिक्षण सूत्र यहाँ पर कौन सा लागू हो रहा है, सरल से कठिन की ओर।
विषय वस्तु का अंतिम व्याख्यान अध्यापक प्रस्तुत करता है, यानी विषय वस्तु में जो अंतिम रूप से जो प्रश्न क्वेश्चन के बाद व्याख्यान प्रस्तुत करेगा वो कौन करेगा? अध्यापक करेगा। अब अपन बात करें व्याख्यान प्रस्तुत अगर अध्यापक करेगा तो अगला क्वेश्चन भी अपना आ गया है व्याख्या कौशल। और व्याख्या कौशल सबसे पहले जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है व्याख्या पर ही निर्भर करती थी, और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं तौर पर व्याख्या कौशल अपने आप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बात करें व्याख्या कौशल की, किसी प्रकार का विस्तार बताना व्याख्यान कहता है। माना जाता है कि व्याख्या विधि नीरस विधि है, यह और ज्यादा नीरस न हो जाए इसके लिए इस कौशल का पर्याप्त अभ्यास आवश्यक है। व्याख्यान के समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाषा शैली स्पष्ट व सरल हो। व्याख्यान विषय वस्तु पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि व्याख्यान के समय प्रकरण से भटक जाने का खतरा सर्वाधिक होता है। अपन शुरुआत शिक्षण विधि से कर रहे हैं और अंतिम में अपन पहुंचते हैं बाल विकास पर पहुंच जाते हैं, कहीं पर इधर उधर अपन भटकने के अपन खुद भटक जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें अध्यापक को वाक चतुर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। अध्यापक को विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि अपन को टीचिंग मेथड का ध्यान नहीं है तो क्या आपको शिक्षण व्यवस्था करवाई जा सकती है? नहीं। तो अपन ने प्रस्तावना कौशल, रिवाइज करो वापस, प्रस्तावना कौशल देखा, उसके बाद प्रश्नोत्तर देखा, फिर खोजपूर्ण, फिर देखा अपन ने चौथा व्याख्या कौशल, यानी कि 4 कौशल अपन ने अभी फास्टली देख लिए हैं। अपन बात करें आगे व्याख्या कौशल के 2 पॉइंट और हैं। ठीक है। अध्यापक को विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना भी आवश्यक है। व्याख्यान देते समय अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। व्याख्यान स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के सामने आपने व्याख्यान शुरू कर दिया है और बच्चे के सीधा ऊपर से जा रहा है, कोई आइडिया नहीं आपको। व्याख्यान द्वारा सामपट अन्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। व्याख्यान के समय पर्याप्त उदाहरण भी व्याख्यान में शामिल किए जाने चाहिए। ये सारी चीजें व्याख्यान के लिए आवश्यक है। और यदा कदा मुहावरे व लोकोक्तियों का सहारा भी लिया जाना चाहिए। ये सारी चीजें, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, आप सब ही भली भांति इसे जानकारी रखते हो। अब बात करें प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल सबसे पहले तो सबसे ज्यादा उपयोग आता है अपने साइंस में। व्याख्या कौशल की नीरसता व इससे उत्पन्न अरुचि को दूर करने के लिए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु जिन कौशल का प्रयोग में लाया जाता है वे प्रदर्शन कौशल में गिने जाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव कराना है डायरेक्ट, तो प्रदर्शन कौशल का उपयोग किया जाता है। इसमें अध्यापक द्वारा चित्र, मॉडल, प्रतिरूप, चार्ट, सारणी, ग्राफ, वास्तविक सामग्री व या रंगमंच आदि का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान का मानना है कि करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें छात्र अधिक सक्रिय होंगे। अब हमेशा आपके सामने क्वेश्चन आता है कौन सी विधि वैज्ञानिक है या फिर कौन सी मनोवैज्ञानिक है, तो आपको ध्यान में रखना वैज्ञानिक विधि वो होगी जिसमें बालक क्या होगा? सक्रिय होगा। यदि बालक वहां पर सक्रिय है तो वह विधि क्या है? वैज्ञानिक है। वही विधि मनोवैज्ञानिक है। और यदि बालक सक्रिय नहीं है किसी विधि में तो वह असक्रिय या फिर नीरस है या फिर अमनोवैज्ञानिक है। तो इस प्रकार का डाउट ना रखें। और ये प्रदर्शन कौशल का प्रदर्शित सामग्री कक्षा के वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। अध्यापक को स्वयं भी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव हो। प्रदर्शन कौशल में जो विषय वस्तु व सामग्री प्रदर्शित की जा रही है अध्यापक को उसका पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए। यानी कि अपन ने अभी तक क्या कौन कौन से? प्रस्तावना कौशल, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा खोजपूर्ण, चौथा व्याख्या, पांचवा अपन ने देखा है प्रदर्शन, और छठा अपन देखने वाले हैं पुनर्बलन, यानी कि तारतम्यता बनाए रखे सीखने के लिए। छठा अपन देखते हैं पुनर्बलन कौशल। इसका अन्य नाम है दृढ़ीकरण सबलीकरण कौशल। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करके बताओ। कक्ष के वातावरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु विद्यार्थियों को प्रत्येक सही अनुक्रिया पर उन्हें पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन कौशल क्या है? पुनर्बलन यानी आपने कोई शिक्षण करवा रहे हो, किसी बच्चे ने सही उत्तर दे दिया है तो उसको पुनर्बलन के रूप में आपको उसको मोटिवेट करना है, यही पुनर्बलन होता है। पाठ में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ सके। अगर आपने उसने सही उत्तर बता दिया, आप नीरस खड़े हो, तो नेक्स्ट टाइम उत्तर देने से पहले सोचेगा यार क्या देना उत्तर, कोई फायदा नहीं है, मैडम तो कुछ ध्यान देती नहीं है, तो आपको उसको पुनर्बलन भी देना जरूरी है। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके, कक्षा का वातावरण प्रभावी बनेगा, अधिगम अधिक होगा, विद्यार्थियों में विषयगत प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, मैंने इस बार मैं उत्तर दूंगा उसका, और मात्रात्मक गुणात्मक परिणामों में भी वृद्धि होगी। अध्यापक प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। यानी कि अपन ने छठा
जो देखा है क्वेश्चन वो पुनर्बलन से संबंधित है। और यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिटेल से पुनर्बलन क्वेश्चन को देखते हैं। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होगा? विद्यार्थियों को प्रत्येक सही अनुक्रिया सही है तो सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा दिया गया जो पुनर्बलन है वह सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और यदि बच्चा ने अगर नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है जिसमें यदि बच्चा अगर गलत उत्तर देता है तो उसका गलत यानी कि विद्यार्थियों द्वारा गलत अनुक्रिया या गलत उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा उसे रोकना, बस और नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और किस प्रकार तरीके से दिए जाते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स अपन देखते हैं। एक अपन पुनर्बलन 2 प्रकार से दे सकते हैं, शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन। शाब्दिक पुनर्बलन में जैसे अपन ने उसने उत्तर दिया तो हाँ, शाबाश, ये डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कौन सा है, किस प्रकार है, डायरेक्टली क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। आप सही हो और प्रयास करें, हाँ बिल्कुल। अशाब्दिक में सकारात्मक में क्या हो जाएगा? हाँ में सिर हिला देना हो गया, हल्के से पलके मूंद लेना, हाथ से स्वीकृति देना, हूं की ध्वनि करना, ये सारी चीजें इसमें क्या आ गई अपनी आ गई हैं। और शाब्दिक नकारात्मक और शाब्दिक अशाब्दिक नकारात्मक कैसा हो गया? शाब्दिक नकारात्मक नहीं, रुको, गलत, बिल्कुल गलत, गलत जवाब, अब गलत हो गया, अब रुको, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है, ये सारे हो गया शाब्दिक में नकारात्मक पुनर्बलन। अशाब्दिक में नकारात्मक ना में सिर हिलाना, तौरिया चढ़ाना, आंख गड़ाकर देखना, ललाट पर सलवटे आना, नकारात्मक शारीरिक भाव, भवगीमाएं, हाथ से रुकने का संकेत, हूं की ध्वनि करना, हाथ को झिड़क देना, बिल्कुल हाथ से मना करना, ये सारे हो गए अशाब्दिक है और नकारात्मक पुनर्बलन है। तो पुनर्बलन को अपन ने व्यवस्थित अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब जो क्वेश्चन आ रहा है अपना 7वां शामपट क्वेश्चन। शामपट क्वेश्चन सबसे पहले जो शामपट होता है विद्यालय का शिक्षक का जो परम मित्र माना जाता है वह शामपट माना जाता है। कौन माना जाता है? शामपट। यह अध्यापक के लिए परम सहयोगी की भूमिका निभाता है। इसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा एग्जामिनर, अध्यापक का दाहिना हाथ किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे अपन रामायण पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कक्ष में प्रयोग में ली जाने वाली दृश्य सामग्री है। डायरेक्टली सामग्री से भी अपन पूरा क्लियर करेंगे, सामग्रियां भी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के ध्यान केंद्रित में सहायक है, छात्र अधिगम में वृद्धि होती है तथा अध्यापक को विराम देते हैं। इसका उपयोग विषय वस्तु से संबंधित चित्र बनाने में किया जाता है। पाठ आरंभ के अंत तक जो प्रकरण पढ़ाया जाता है उसका नामोल्लेखन पाठ शामपट पर किया जाता है ताकि शिक्षण प्रभावी हो। जैसे अपन ने शुरुआत में देखा नहीं देखा था विधि क्या है, सारा पूरा एक बार पूरा जो पढ़ा अपन को उसको रिवाइज करने के लिए अपन ने उस स्लाइड पे देखा। तो इससे क्या हुआ, आपको सीखने का क्या अवसर ज्यादा मिले, आपको रिवाइज करने का भी अवसर मिला है। अध्यापक विषय वस्तु से संबंधित सारणी रेखा चित्र बनाने पर शामपट का उपयोग करता है। गृह कार्य हो गया, मूल्यांकन हो गया, इसका उल्लेख शामपट पर किया जाता है। कठिन शब्दार्थों का उल्लेख भी शामपट पर किया जाता है। कठिन प्रश्नों का उल्लेख भी शामपट पर किया जाता है। एक प्रश्न आया था शामपट को मिटाने का सही है ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ये प्रश्न भी बना है शामपट का। ऐसा नहीं है कि अपन को सोचना है कि हाँ ऐसे क्या प्रश्न बनेंगे, बने हुए सारे प्रश्न। यदि कोई तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो उसे रेखांकित कर देना आवश्यक है। यदि रेखांकित न करने चाहे तो अलग रंग का चौक का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही चित्र में अलग अलग बातें दर्शानी हो तो अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये शामपट के दौरान क्वेश्चन करते वक्त अपन को ध्यान रखनी है। अब अपन यहाँ पे मैंने इंपोर्टेंट जो लिखे हैं उनको भी देख लेते हैं। सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। इसका प्रयोग करते समय सहारा लेकर खड़ा नहीं होना। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड के सहारा लेके ही खड़े हो, शामपट के सामने भी खड़ा नहीं होना है। ऐसा खड़ा होना है कि बच्चों को शामपट दिखे। शामपट पर लेखन स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ से शुरू करते हुए शामपट पर ऐसे लाइन आपकी जा रही है, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। वर्ण शब्द वाक्यों की बनावट एक समान होनी चाहिए। एक आप इतना बड़ा लिख रहे हो और ये वापिस ये, तो ये क्या हो गया, सही नहीं है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। शामपट पर पंक्तियां सीधी होनी चाहिए। शामपट पर सभी मुख्य बातें का लेखन होना आवश्यक है। जो कि प्रश्न बने हैं उसमें मैंने इंपोर्टेंट करके भी लिख रखा है शामपट से। शामपट पर सभी मुख्य बातों का लेखन होना चाहिए। चमकदार शाही रंगों का प्रयोग होना चाहिए। शामपट पर लेखन के समय अध्यापक व शामपट के मध्य 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कक्षा छोड़ने से पूर्व शामपट को साफ करना चाहिए। शामपट सदैव ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपोर्टेंट लिख दिया। एक कक्षा कक्ष में शामपट का होना
अनिवार्य, यानी कि ऐसा नहीं चलेगा, नहीं, अनिवार्य वहां पर होना आवश्यक है। तो अपन ने यहाँ पर इससे पहले अपन ने सूक्ष्म क्वेश्चन देख लिए, इसके बाद इससे संबंधित सारे एक एक क्वेश्चन को अपन ने फास्टली रिवाइज किया है। क्या किया, क्योंकि एग्जाम हमारे सिर पर आ चुका है। तो ये सारे अपन ने 6 और 7 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। तो सबसे पहला प्रस्तावना, ये सारा अपन वहां पर देख लेते हैं मेन स्लाइड पर। तो यहाँ तक अपन ने देख चुके हैं। इससे आगे अगर के वीडियो में अपन देखेंगे अधिगम के कौशल, जैसे सुनना, पढ़ना, ये ग्रहात्मक क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होती है, ये आगे के अपन सेशन में देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं अपन ने कौन कौन से कौशल आज सीखे हैं या फिर पढ़े हैं। अपन ने आज के इस अब तक अपन ने क्या देखे, कौशल देखे। और कौशल सबसे पहले प्रस्तावना देखा, पहला नंबर। दूसरा अपन ने देखा प्रश्नोत्तर। तीसरा अपन ने देखा खोजपूर्ण प्रश्नोत्तर। चौथा अपन ने देखा व्याख्या कौशल। पांचवा अपन ने देखा प्रदर्शन कौशल। छठा अपन ने देखा पुनर्बलन। सातवां अपन ने अंतिम देखा श्यामपट। इनके बारे में छोटे छोटे मोटे रूप से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको अपन ने अभी तक देख चुके हैं। आगे के वीडियो में अपन भाषा अधिगम के कौशल जैसे सुनना, पढ़ना, इन सब को अपन डिटेल से देखेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन में उसमें अपन देखने वाले हैं रीट एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस, और उसके साथ ही अपन ने जो शिक्षण विधियों से संबंधित चल रहा है अपना सेशन 2025 का, उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तैयारी रीट एग्जाम की तैयारी जीत के साथ शिक्षण विधियों का हमारा ये सेशन चल रहा है, और इससे निश्चित तौर पर आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, और मैं चंदा पटेल आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं अपने इस सेशन की। इससे पहले अपन देख लेते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन सेशन ए यानी कि पार्ट 1 में अपन ने देखा है विधि, और विधि के बारे में अपन ने पढ़ा है कहाँ से ली गई है, कौन सी भाषा की है, इसका अर्थ अपन समझ चुके हैं, विधि से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद अपन ने एक टर्म पढ़ी थी कौशल। क्या पढ़ा था, कौशल। और कौशल में भी अपन ने बात की थी सूक्ष्म शिक्षण की, और सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, इसका इतिहास पढ़ा है। इतिहास के साथ साथ अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसके चरण अपन देख चुके हैं, कितने चरण में कार्य होता है इसमें, इसकी प्रक्रिया को अपन समझ चुके हैं, चक्रीय व्यवस्था, इसके गुण और दोष के बारे में भी अपन ने बात कर ली है। बात करें अपन, इसके साथ ही अपना पूरा एक सेशन इसमें कंप्लीट होता है। दूसरा सेशन पार्ट बी में अपन ने क्या क्या बात की है, तो इसमें अपन ने बात की है इसके कौशल कितने प्रकार के होते हैं। इन कौशल में एक एक पर अपन चर्चा कर चुके हैं। कौशल 1 प्रस्तावना कौशल पर अपन ने चर्चा की है, प्रस्तावना। दूसरा हो गया अपना प्रश्नोत्तर। तीसरा अपन ने बात की है खोजपूर्ण। चौथा अपन ने बात की है व्याख्या कौशल। पांचवा अपन ने बात की है प्रदर्शन कौशल के बारे में। छठा अपन ने अंतिम रूप से जो बात की है पुनर्बलन कौशल। और लास्ट 7th कौशल है अपना श्यामपट कौशल। यहाँ पर भी इनको अपन ने डिटेल से पढ़ा था, जैसे पुनर्बलन में शाब्दिक, अशाब्दिक, सकारात्मक, नकारात्मक। श्यामपट की सावधानियां बताई थी आपको 45 डिग्री। इसके बाद अपन बात करें आज के हमारे सेशन में अपन क्या सीखेंगे, तो आज अपन सीखने वाले हैं अधिगम के कौशल के बारे में। अधिगम के कौशल, और अधिगम के कौशल में अपन बात करेंगे कि चारों कौशल की, जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब हम बात करें यहाँ पर अपन आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। पढ़ने से संबंधित, इससे संबंधित अपन विधियों की बात कर लेंगे। पठन के किस प्रकार की, कौन द्रुत वाचन हो गया, गहन वाचन हो गया, लेखन के प्रकार हो गए, अनुलेख हो गया, क्या होता है, प्रतिलेख हो गया। ये सारा सेशन आपको निश्चित तौर पर यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित लिख लीजिए आप, यहाँ से 1 क्वेश्चन और यहाँ से 1 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन अपना इस पूरे सेशन से आपके शिक्षण विधियों से संबंधित है। इससे पहले इससे साथ में आपको मैं दिखा देती हूँ,
इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि ओल्ड पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे। केवल एक पेपर में ही इतने क्वेश्चन अपने इस सेशन से मिले हैं। देख लीजिए, अनुलेख किस भाषा का कौशल से संबंधित है, स्वर वाचन का गुण क्या है, ये सारे क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित हो गया। इनमें से द्रुत वाचन किस प्रकार का है। तो आप इस सेशन को व्यवस्थित समझोगे तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा पाओगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस तीसरे सेशन की। आज का जो हमारा सेशन है भाषा कौशल के विकास, यानी कि सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना और लिखना, इस पर अपना ये पूरा सेशन चलेगा। और ये अपना सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन शिक्षण विधियों का ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन वाले की पार्ट सी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं अधिगम के कौशल। अधिगम का कौशल क्या है, सबसे पहले बात करें अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या है, हमारे व्यवहार में क्या है, स्थायी परिवर्तन। और कौशल को अपन ने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। कौशल हमारे सीखने की योग्यता हो गई, ये सारी चीजें क्या होगी, कौशल होगी। बात करें बालक को सीखने की योग्यता का विकास तथा वातावरण और इसके अभ्यास पर निर्भर करता है। यानी कि बालक किस प्रकार सीखता है कोई चीज को, तो किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो अपने वातावरण पर डिपेंड करेगा, दूसरा उसके अभ्यास पर निर्भर करेगा। कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो वहाँ के वातावरण, वहाँ के अभ्यास, यानी कि आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा कि आप जैसे कि एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप उस वातावरण में है या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। और आपने कितनी प्रैक्टिस की है तो आपके सीखने की योग्यता डेवलप होगी। सीखने की योग्यता बालक के व्यवहार का निर्धारित करती है, यानी बच्चा कितना सीखा है ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके व्यवहार का निर्धारण करता है। तो ये सारी चीजें पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं जो हम बात कर रहे हैं कौशल की। बालक को सीखने के लिए कौन कौन से मुख्य अवयव, प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा, बालक के सीखने हेतु कितने अवयव माने गए। तो सबसे पहले 4, कौन कौन से, सुनना, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। यानी कोई भी चीज अपन कब सीखेंगे, सबसे पहले उसको सुनेंगे, सुनने के बाद यदि अपन बोलते हैं, पढ़कर और लिखकर। यानी कि सीखने के अवयव कितने माने जाते हैं। किसी भी प्रकार को कोई भी चीज अपन को सीखनी है तो जैसे आप जैसे टीचिंग मेथड सीख रहे हो तो सबसे पहले आप सुन रहे हो, फिर उसको बोल रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ये सारे अवयव क्या है, आपके सीखने के अवयव माने जाते हैं। डायरेक्टली यहाँ से आपको प्रश्न ये बनेगा सीखने के अवयव कितने माने जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 4, कौन कौन से, किस किस प्रकार सीखते हैं अपन, सुनकर सीखते हैं, बोलकर सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं और लिख कर सीखते हैं। बात करें सीखने के अवयवों में दक्षता लाना ही अधिगम कौशल है। यानी अपन ने जो सीखा है जैसे सुनना, बोलना, इसमें अगर अपन दक्ष हो जाते हैं वही हमारे अधिगम के कौशल है। डायरेक्टली प्रश्न बन जाए अधिगम का कौशल क्या कहलाता है, जो अवयव है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चीजों में अगर अपन दक्ष हो जाते हैं वही हमारा क्या है, कौशल कहलाता है। कौशल की संख्या, डायरेक्टली सिंपल सा प्रश्न भी कभी कभी बन जाता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। कौशलों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है कौशल की संख्या 4 है। कौन कौन से, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका याद करने की शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए आप, सब पल। कंफ्यूज नहीं होना, स से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना, सब पल। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक हो गई। कौशलों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक बालक में इसका विकास का क्रम पूछ ले, इसका विकास का क्रम किस प्रकार होता है, तो भी सेम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर इसमें ऐसा पूछ लिया जाए मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तो मनोवैज्ञानिक क्रम भी यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किसके अनुसार थोड़ा अलग है मैं आपको बता दूंगी। पिछली बार क्वेश्चन बना था फ्रोबेल महोदय के अनुसार इसका क्रम कौन सा, तो इनके अनुसार भी यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर एक नाम आपको ध्यान रखना है कि किसका अलग है, बिल्कुल सिर्फ एक यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, साहचर्य विधि किसने दी थी, साहचर्य विधि के जनक मानी जाती है मौर्य मॉन्टेस्क्यू। इनका मानना यह था कि सुनना, बोलना, और इसमें अपन ने अधिकतर देखा होगा बच्चे, अपन ने भी क्या किया था, सुनना भी सीख लिया था, बोलना भी सीख लिया था, लेकिन पढ़ना बाद में आया, लिखना अपन पहले सीख जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। मौर्य मॉन्टेस्क्यू के अनुसार इस कौशल का क्रम यहाँ पर लास्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि लिखना पहले आ जाता है और पढ़ना बाद में आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है मौर्य मॉन्टेस्क्यू के अनुसार कौशल का क्रम कौन सा है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। लास्ट वाला आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने अलग माना है, अर्थात अंतिम 2 क्रम बदल डाला और कहा कि बालक में लिखने से पहले पढ़ना सीखना मृदन का भोकन के समान है। यानी कि पढ़ना जरूरी है, लिखना तो एकदम अंतिम में वो क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना
अंतिम में होना चाहिए, लिखना अपने आपने पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, लिखना पहले माना है, कौन ने, किसने माना है, मौर्य मोंटेसरी ने। तो इम्पोर्टेंट करके यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है एक ये चीज। दूसरी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक और है आपके सामने, सरयू प्रसाद महोदय के अनुसार कौशलों की संख्या तो 4 ही है, लेकिन इसका विकास क्रम 3 ही स्तरों पर होता है। तो इन्होंने क्या बोला, कौशल तो 4 है, लेकिन इसका जो विकास स्तर है वो कितना है, 3 है। कौन कौन सा, उन्होंने अंतिम 2 कौशल को लिखना, अपन देख लेते हैं सही से। सरयू महोदय ने क्या बोला है, यानी कि विकास के कौशल तो 4 है, लेकिन जो अंतिम 2 है, यानी कि सुनना, बोलना, उन दोनों को, तीनों को मान लिया एक स्तर पर। तो ये तीनों स्तर इन्होंने माने हैं, यानी कि अर्थात उन्होंने अंतिम 2 कौशलों को लिखना, पढ़ना, विकास का एक साथ माना। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले, सरयू प्रसाद ने के अनुसार कौशल की संख्या तो कितनी है, 4 ही है, कौशल पूछे तो 4 है, लेकिन इसका विकास स्तर कितने स्तर पे होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 3 स्तर पर। और कौन कौन से को एक में 2 कौशल में सम्मिलित किया है, तो आपको ध्यान रखना लिखना और पढ़ना को। तो यहाँ पर 2 पॉइंट अपन ने देख लिए, एक तो मौर्य मोंटेसरी वाला, 3 पॉइंट देख लिए। एक तो कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम पूछ लो या फिर विकास का क्रम पूछ लो, वो तो सब पल सेम है। उसके बाद अपन ने देखा मौर्य मोंटेसरी हो गई, मौर्य मोंटेसरी के अनुसार क्या हो गया, लिखना पहले आ जाएगा, पढ़ना बाद में आ जाएगा। उसके बाद अपन ने बात की सरयू प्रसाद महोदय, इन्होंने क्या कहा, कौशल तो 4 है, लेकिन इसका विकास क्रम कितने में हुआ है, 3 में, यानी कि यहाँ पर लिखना और पढ़ना दोनों क्या है, एक स्तर मान लिया गया है। अब यहाँ पर अपन एक एक चीज को पॉइंट देखते हैं। बोलना कौशल सुनने कौशल पर निर्भर करता है, यानी कि जो भी कौशल है पुरानी, जैसे अपन बोलना यानी सुनने पर निर्भर करे, सबसे पहले सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा कैसे। लिखना कौशल पढ़ने पर निर्भर है, और सुनना बोलना कौशल का संबंध मौखिक रूप से होता है। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है कि मौखिक रूप से कौशल से संबंधित कौन सा कौशल है, तो आपको ध्यान में रखना सुनना और बोलना ये दोनों क्या है, मौखिक रूप से संबंधित है। पढ़ना और लिखना ये किससे संबंध है, लेखन से संबंधित, यानी लिखित रूप से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिए, सुनना और बोलना कौशल अमूर्त माने गए, यानी कि आप सुनते हो और बोलते हो, ये अमूर्त है, यानी कि ये हमारे सामने नहीं होता है, तो अमूर्त से संबंधित है। जो क्रियाएं अपने दिमाग मस्तिष्क में संक्रिय होकर फिर सामने प्रकट होती है वो कहलाती है अमूर्त। जैसे मैं आपको बोलूं 16 + 15 कीजिए, तो ये जो आंसर आएगा वो किस प्रकार से आया, वो एक अमूर्त क्रिया के बाद आया। और मैं पूछूं यहाँ पर कितनी मोमबत्ती है, और आपका आंसर आ जाएगा सीधा 2, तो ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली आप बता रहे हो वो चीजें आपकी क्या हो गई, मूर्त, लेकिन आपने दिमाग में मस्तिष्क में क्रिया कर कर उसका आंसर दिया, वो कहलाता है अमूर्त। तो यहाँ पर जो कौशल है सुनना और बोलना वो क्या है, अमूर्त है, हमारे सामने नहीं है, वो कहलाता है अमूर्त माने जाते हैं। जबकि पढ़ना और लिखना ये क्या कहलाते हैं, मूर्त माने जाते हैं, और हमारे सामने प्रकट होते हैं वो चीज। पढ़ना भी यहाँ पे एक पूरा नोट्स बना रखे हैं, वो सीधे हमारे सामने क्या है, सामने जो चीज है वो कहलाती है अपनी मूर्त, और जो सामने नहीं है वो कहलाती है अमूर्त। तो क्या बोलना आप इसे स्पष्ट कर सकते हो, क्या इसकी कोई हमने हाथ अपन इस चीज को प्रस्तुत थोड़ी कर सकते हैं, तो वो कहलाती है अमूर्त। और मूर्त और अमूर्त भी अभी समझना आपके लिए बेहतर होता है। इससे संबंधित और फैक्टर देखते हैं अपन। सुनना व पढ़ना कौशल का संबंध भाव ग्रहण, यहाँ से पिछली बार यही क्वेश्चन बना समझ में आया था, भाव ग्रहण और भाव अभिव्यक्ति। ग्रहण मतलब अपन को कोई चीज प्राप्त हो रही है, ग्रहण करना है, तो सुनना और पढ़ना इससे अपन क्या है, किसी चीज का, जैसे मैं आपके सामने ये क्लास ले रही हूँ तो आप उसका क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, यानी ग्रहण कर रहे हो किसी ज्ञान को, तो वह सुनना क्या हो गया, भाव ग्रहण से संबंधित हो गया। और मैं यदि यही नोट्स आपके टेलीग्राम में ग्रुप में एज इट इज डाल देती हूँ, और उसको आप क्या करते हो, पढ़ते हो फिर ग्रहण करते हो, तो भी यहाँ पर क्या हो गया, भाव ग्रहण से, यानी सुनना और पढ़ना ये दोनों भाव ग्रहण से संबंधित होता है। जबकि बोलना और लिखना, जैसे मैं आपको बोलकर पूरे सेशन को यानी पूरा इस नोट्स को समझा रही हूँ बोलकर और साथ साथ लिख कर, तो मैं अपने भाव, मेरे द्वारा तो क्या की जा रही है, भाव अभिव्यक्ति की जा रही है, और आपके द्वारा जो सुन रहे हो फिर पढ़ रहे हो वो कह रही है भाव ग्रहण। यहाँ पर खुद पर अप्लाई करके किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को करो डायरेक्टली, वहां पर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे बोलना और लिखना ये दोनों चीज मेरे द्वारा आपके सामने क्या की जा रही है, मेरे भावों की अभिव्यक्ति की जा रही है। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट करके अपने कहीं पे भी नोट्स में जहाँ पे भी बना रहे हो उसको लिख दो, भाव अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बोलना और लिखना, और भाव ग्रहण करने से संबंधित कौन सा है, सुनना और पढ़ना। शॉर्ट में लिखो, कैसे भी लिखो, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं आगे, सुनने की तुलना में बोलना, बोलने की तुलना में पढ़ना,
वह पढ़ने की तुलना में लिखना क्रमशः कठिन होता है। सबसे सरल कौशल सुनना है। डायरेक्टली आपको जो कौशल सुन रहे हो वह सबसे सरल कौशल है सुनना। आप जो कार्य कर रहे हो, इस सेशन को देख रहे हो, सबसे सिंपल कौशल कौन सा है? सुनना। और सबसे कठिन कार्य यानी कि जो मैं लिख लिख कर आपको बता रही हूँ तो वो सबसे ज्यादा हार्ड है। बात करें इस कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल पढ़ना कौशल होता है, क्योंकि पठन द्वारा प्राप्त ज्ञान ज्यादा स्थायी रहता है। हेलो हेलो। अब अपन ने अभी तक देखा है इस कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? पढ़ना कौशल है, क्योंकि पठन द्वारा प्राप्त ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है। सुनना कौशल का आधार कौशल के नाम से भी जानना चाहता है, यानी कि डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले आधार कौशल कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है सुनना। मेन अगर सुनोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, लिखोगे कैसे, बोलोगे कैसे? तो मुख्य रूप से जो आधार है वह सुनना कौशल है। अब अपन एक एक कौशल का पूरा डिटेल से अपन इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सुनना कौशल। सुनना कौशल क्या है? यह प्राथमिक कौशल है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले प्राथमिक कौशल कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है सुनना, क्योंकि इस विकास का सबसे पहला होता है। किसी विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए मनोयोग पूर्वक सुनना श्रवण कौशल कहलाता है। अधिकतर अपन ने देख लिया, यदि अपन सुनना क्या है, अगर अपन को उसको आप ही सेशन कर रहे हैं, इसको समझ के आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो अर्थ ग्रहण करते हुए, तो वह कहलाता है श्रवण कौशल। केवल आपने टीवी में चालू कर दिया है, आपका ध्यान कहीं और है, तो वह सुनना नहीं है। लेकिन अगर अपन उसको अर्थ ग्रहण करते हुए उसे मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह कहलाता है श्रवण कौशल। यह अधिगम के अवयव में प्रथम स्थान रखता है। मैंने प्रारंभ में बताया था 4 अवयव होते हैं सीखने के, सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर। उसमें सबसे पहला अपना क्या है? सुनना। इस कौशल के विकास हेतु बालकों में एकाकी अभिनय द्वारा से ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है सुनना कौशल को डेवलप करने के लिए आप क्या कार्य करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है अगर एकांकी अभिनय कराया जाता है तो इससे बालक क्या करेगा? ध्यान से सुनेगा। बालक को एकल गायन, कविता पाठ आदि के भी अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी बालक अगर इन चीजों में क्या रहेगा तो उसका सुनना कौशल बेहतर होगा। अब अपन देखें अध्यापक द्वारा ज्यादा से ज्यादा आदर्श कथन कहे जाने चाहिए। एक अध्यापक अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा क्या करता है? बोलने में ही यूज करता है, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चा सुनेगा तो वो आगे बढ़ेगा। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय गीत शैली अपनानी चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर पर अच्छा प्रभाव स्थापित किए जा सके। बालकों को संवाद यानी कि वार्तालाप के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें वाद विवाद व अंतराक्षी में भाग लेने हेतु प्रेरित करना चाहिए। इस कौशल का विकास परिवारजनों, समाज के लोगों, विद्यालय शिक्षकों, मित्र मंडली व चयनित व्यक्तियों द्वारा होता है। तो सुनने कौशल में मेन रूप से क्या है? अर्थपूर्वक किसी चीज को सुनना ही क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है। इससे संबंधित आदर्श कथन कह सकते हैं, गीत, संवाद, विधि है, ये सारी चीजें अपन आगे और विधि के बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन इसका दूसरा कौशल जो कि आता है अपना बोलना। बोलने को कहीं पर आपके लैंग्वेज के साथ भी खेल सकते हैं, वदन कौशल भी कहते हैं। बोलना वदन कौशल सीखने के कौशल में यह दूसरा है। सबसे पहला अपना सुनना हो गया, दूसरा अपना हो गया बोलना कौशल। यह पूर्ण रूप से सुनना कौशल पर निर्भर करता है। पहले क्या करेगा? बालक सुनेगा, उसे बोलने का प्रयास सेम टू सेम उसको देखकर करेगा। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? सुनना कौशल बोलने पर निर्भर कर रहा है। सुने हुए भाषा को अर्थपूर्ण शब्दों में बोलकर अभिव्यक्त करना वदन कौशल कहलाता है। यानी कि सुनना तो क्या हो गया? अर्थपूर्ण चीजों को सुनना, और इसमें अर्थपूर्ण शब्दों को बोलना या फिर अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? बोलना कौशल कहलाता है। यह कौशल अभ्यास व अनुकरण का गुणज माना जाता है। यानी जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, जैसे कि अपन शुरुआत में जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उसके सामने बार बार अपन बोलते हैं मामा बोल, पापा बोल कर उसको क्या करते हैं? बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, उसका अभ्यास कराते हैं, और एक समय पर वो मामा पापा आसानी से उन शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अनुकरण और अभ्यास का गुणज माना जाता है यह कौशल। इस कौशल के विकास हेतु बालकों को ज्यादा से ज्यादा सुनने के अवसर प्रदान करने चाहिए। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है बोलना कौशल को डेवलप करना है तो आप क्या करोगे? तो क्या करना है? उसको अवसर प्रदान करने किसके? सुनने के। अगर वो सुनेगा तो निश्चित तौर पर वह क्या करेगा? बोलेगा। बालक को वाद विवाद, संवाद, अंतराक्षी में भाग लेने हेतु क्या करना चाहिए?
प्रेरित करना चाहिए, साथ ही अवसर प्रदान करने चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह वाणी का उचित आरोह अवरोह स्पष्ट व्याख्यान प्रस्तुत करे। बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। वार्तालाप में मुहावरे लोकोक्तियों का भी उचित स्थान देना चाहिए। यदि बालक उच्चारण की अशुद्धि करे तो उसे रोककर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पर सुनना और बोलना, इससे संबंधित अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं कि सुनना और बोलना कौशल की जो विधियां है वो कौन कौन सी है। सुनना और बोलने की जो विधि है, सबसे पहले व्याख्या विधि। व्याख्या विधि है, कथा कथन विधि है, संभाषण विधि है, वाद विवाद विधि है, भाषा यंत्र विधि। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सुनना कौशल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोगी कम है, नहीं है, ऐसे। तो आपको ध्यान में रखना है, व्याख्या में भी व्यक्ति बोलता है और सुनता है, कथा कथन में भी सुनना बोलना दोनों का कौशल का उपयोग हो रहा है, संभाषण यानी भाषण द्वारा। और इन सारी विधियों को अपन डिटेल से एक एक इसमें कितने चरण होते हैं, किसी को किस उपनाम से जाना जाता है, वो सारा अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन कौशल से संबंधित विधियों के बारे में देख रहे हैं, इसलिए इसमें केवल नाम यहाँ पर अपन देख रहे हैं। वाद विवाद विधि हो गया, भाषा यंत्र विधि हो गया, ये सारी चीजें अपन इसमें सम्मिलित की जाएगी। अपन ने 2 कौशल देख लिए। अब अपन तीसरा कौशल आता है हमारा पठन कौशल। तीसरा कौशल कौन सा है? पठन कौशल। इसको वाचन पढ़ना कौशल भी कहते हैं। विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ना क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। यह सुनना व बोलना कौशल की तुलना में अधिक कठिन होता है। विकास क्रम की स्थिति में इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, लेकिन मरियम मॉन्टेसरी इसे अंतिम कौशल मानती है। इस कौशल द्वारा प्राप्त ज्ञान ज्यादा समय तक स्थायी रहता है। इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण व स्थायी कौशल कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन देख लिया है खाली, मरियम मॉन्टेसरी इस कौशल को अंतिम रूप से मानती है। और इसमें क्या क्या कठिनाई आती है इनको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ण पहचान में कठिनाई आती है। बालक को वर्णों का उच्चारण स्थान का ध्यान न होता है। जीव्या दोष या दिव्यांगता तुतलाना हो गया। बालक को होने वाली शंका हकलाना हो गया। प्राक हकलाने को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राक वर्धित विधि के द्वारा इसको हकलाने का उपयोग कर कर अपन इसको दूर किया जा सकता है। हकलाना विधि को, हकलाना जो बच्चा हकलाता है उसके लिए कौन सी विधि इंपोर्टेंट है? प्रश्न पूछा था ये, प्राक प्रविधि विधि द्वारा। कठिन शब्दों को पठन में परेशानी होती है। पूर्वाग्रह से ग्रसित, जैसे कहीं पर ह को श बोलते हैं, श को ह बोलते हैं, यानी पूर्वाग्रह उनसे दिमाग में है कि इसको यह वर्ण ही बोलते हैं, तो वहां पर अपन को पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। प्रयत्न लगाओ। क्षेत्रीयता का प्रभाव, कहीं कहीं क्षेत्रीयता का प्रभाव में अलग अलग चीजें, श को श, ये सारी चीजें इससे संबंधित होती है। विद्यार्थियों को व्याकरण के ज्ञान का अभाव, अज्ञानता आदि, ये सारी चीजें पठन कौशल के सामने अपने आती है। जैसे कोई बच्चा नाक में पठन करता है, नाक में बोलता है, ये सारी चीजें इसमें संबंधित है। अब बात करें अपन इस कौशल के विकास हेतु बालक को वर्णों का, उसके उच्चारण स्थान का परिचय करा देना चाहिए। बालक को व्याकरण का ज्ञान देना चाहिए। ध्वनि संकेत व विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। आपके विराम चिन्ह से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर रीट में देखने को मिलेगा, तो उसको भी कंप्लीट कर लें। केवल 10 मिनट कम में ये विराम चिन्ह वाला टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा और आपका 1 नंबर जरूर दिला के जाएगा। 1 नंबर की कीमत बहुत होती है कंपटीशन एग्जाम में, तो बिल्कुल इसको लाइटली न लें। कठिन शब्द व उनके शब्दार्थों को बार बार अभ्यास करना चाहिए। सरल से कठिन की ओर पढ़ना सीखना चाहिए। अध्यापक द्वारा आदर्श रूप स्पष्ट करना चाहिए। बालकों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र पठन का अवसर देना चाहिए। पठन के समय उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे रामायण तो आपको आती होगी। यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उनको साथ ही कंप्लीट करें। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न आया था पिछली बार, पठन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले व्यक्तिगत पठन, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा जो पठन किया जाता है वह कहलाता है व्यक्तिगत पठन। जो मैं आपको सेशन लेकर पढ़ा रही हूँ, मैं व्यक्तिगत पठन यानी सिंगल समय में सिंगल व्यक्ति आपको कोई पढ़ा रहा है तो वो क्या लाएगा? व्यक्तिगत पठन। यह स्वस्वर और मौन दोनों प्रकार से होता है। व्यक्तिगत पठन यानी मैं अकेले स्वयं भी पढ़ सकती हूँ, मैं या फिर जोर जोर से भी पढ़ सक रही हूँ। मैं अभी कौन सा पठन कर रही हूँ? स्वस्वर वाचन कर रही हूँ, यानी कि आपको बोल के पढ़ रही हूँ। और अगर इसी को मैं चुपचाप अपने स्तर पर स्वयं के लिए पढ़ूं तो वह कहलाएगा मौन। और यह शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। यह अगर मोड पठन, यदि ये पूरा नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाए तो आपको कह दिया पढ़ना है तो आप इसे मौन भी पढ़ सकते
है व्यक्तिगत। और व्यक्तियों के आधार पर दूसरा पॉइंट है अपना सामूहिक पठन। एक समय में एक से अधिक छात्रों द्वारा किया गया पठन सामूहिक पठन कहलाता है। यह अपन कब करवाते हैं? जब अगर एक बच्चा पढ़ने में क्या हो रहा है, हिचकिचा रहा है, तो अपन क्या करते हैं, 4-5 बच्चों को बुलाकर उसे सामूहिक पठन के लिए प्रेरित करते हैं। यह केवल शिक्षार्थियों द्वारा होगा, ऐसा नहीं 4-5 अध्यापक मिलकर आपको एक ही पाठ पढ़ा रहे, ऐसा संभव नहीं है। यह केवल क्या किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा कहलाता है। सामूहिक पठन स्वस्वर वाचन होता है, लेकिन मौन नहीं होता है। सामूहिक में 5 बंदे खड़े किए हैं बुक लेके, तो उनको स्वस्वर वाचन करवाया जाएगा। ऐसा नहीं वहां पर कर उनको बोला जाए तुम अपने हाथ में किताब पकड़ के क्या करो, मौन वाचन करो, तो ऐसा नहीं है। तो उनको मौन वाचन नहीं होता है, स्वस्वर वाचन ही होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सामूहिक जो भी पठन होगा उसको क्या होगा, स्वस्वर वाचन होगा, मौन नहीं होगा। बात करें, क्योंकि यदि सामूहिक पठन में मौन रूप दिया जाए तो वह सामूहिक होते हुए भी व्यक्तिगत बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि सामूहिक रूप में भी खड़ा कर दिया बालकों को और उनको बोला है कि आप मौन पढ़ो, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। वह स्वयं ही पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं वो पास वाला क्या पढ़ रहा है, अपन को क्या पता। तो यहाँ पर मोटे रूप से आपको ध्यान में रखना है, व्यक्तियों के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, 2। कौन कौन सा? पहला व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, सामूहिक व्यक्तिगत में कैसा हो सकता है, स्वस्वर भी हो सकता है और मौन भी हो सकता है, जबकि सामूहिक क्या होगा, केवल स्वस्वर वाचन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब बात करें अपन आगे, डायरेक्टली पूछ ले, ध्वनि के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार से। कौन कौन सा? स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। अब स्वस्वर वाचन में भी अलग टाइप होते हैं, उसमें अपन देखते हैं कौन कौन से। आवाज के साथ विषय वस्तु को पढ़ना क्या कहलाता है, स्वस्वर वाचन कहलाता है। यह शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें भी वाचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वस्वर वाचन वापस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आदर्श वाचन, जिसमें अपन देखते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। कक्षा अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को उचित आरोह अवरोह। कक्षा अध्यापक मतलब यहाँ पर कोई आपका क्लास टीचर नहीं है, कोई भी जो जिस समय उस कक्षा में वो अध्यापक है वह कहलाता है कक्षा अध्यापक। कक्षा अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को उचित आरोह अवरोह परवाह व स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना क्या कहलाता है, आदर्श वाचन। यह कहता है कैसे होता है, यह व्यक्तिगत होता है। जबकि अपन देखें अनुकरण वाचन, दूसरा भेद क्या है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होगा, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन को विद्यार्थियों द्वारा ठीक वैसा ही दोहरान अनुकरण वाचन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो। जैसे कबीर के दोहे पढ़ाए, एक दोहा बोले टीचर, उसका अनुकरण करेंगे बच्चे। एक सिंगल बच्चा भी कर सकता है, पूरी कक्षा भी उसको कर सकती है। तो ये क्या हो गया, स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन में भी कितने भेद, 2, आदर्श और अनुकरण। आदर्श और अनुकरण। दूसरा अपन देखते हैं मौन वाचन। कौन सा वाचन, मौन वाचन। और मौन वाचन को देखते हैं, विषय वस्तु को बिना आवाज के या बिना ध्वनि के पढ़ना ही क्या कहलाता है, मौन वाचन। अध्यापक द्वारा यह वाचन पूर्व तैयारी के रूप में किया जाता है। अब अपन देखते हैं मौन वाचन में, कक्षा में मौन वाचन केवल विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। सबसे पहले गहन, दूसरा द्रुत वाचन और तीसरा अपना हो जाएगा सामान्य मौन वाचन। मेन मुख्य रूप से तो 2 ध्यान में रखने हैं आपको, गहन और द्रुत वाचन। गहन क्या होगा, किसी भी सार गणित विषय वस्तु का गहन अर्थ ग्रहण करने के लिए बालक द्वारा किए जाने वाला बिना ध्वनि का वाचन गहन मौन वाचन कहलाता है। जैसे मैंने आपको कोई भी नॉवेल दे दी या फिर कोई कहानी दे दी और आपको क्या कहा, इस कहानी को पढ़कर मुझे बताना इसमें क्या है, तो आप क्या करोगे, उसे अच्छे से एनालाइज करते हुए उसे क्या करोगे, पढ़ोगे। अब दूसरा बात करें, यह कहलाता है गहन वाचन। दूसरा है द्रुत मौन वाचन। किसी विषय वस्तु को दोहराना या सरल विषय वस्तु को पठन, पृष्ठ में शब्द को ढूंढना हो गया, इन क्रियाओं के लिए किए जाना वाचन द्रुत मौन वाचन होगा। आपको ध्यान हो, आप एग्जाम से पहले, माना कि आपने 10th के बोर्ड के जो भी एग्जाम दिए, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दिए, उससे पहले अगर आप तैयारी करते हैं तो अपन क्या करते हैं, गहन वाचन करते हैं। जैसे ही एक दिन पहले एग्जाम है और ये पूरी बुक अपन को क्या करनी है, पढ़नी है, तो अपन क्या करते हैं, द्रुत मौन वाचन करते हैं। स्पीडली उस पेज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोहरान के रूप में जो किया जाता है वह कहलाता है द्रुत मौन वाचन। जो एग्जाम से पहले अपन करते हैं कि नहीं करते हैं, वह कहलाता है इसमें द्रुत मौन वाचन। और सामान्य मौन वाचन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर, यह एक प्रकार का औपचारिक मौन वाचन है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, अवकाश के समय का सदुपयोग करना आदि
होता है। अब बात करें अपन यहाँ पर मौन वाचन का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति। प्रश्न आया हुआ है इंपोर्टेंट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मौन वाचन का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना, कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, पाठ्यक्रम को शीघ्र पूर्ण करने के लिए उपयोगी माना जाता है। तीनों पॉइंट एग्जाम में दिए थे, मौन वाचन के उपयोग है, तीनों देकर उपयुक्त सभी का ऑप्शन आया था। और अब अपन देखते हैं पठन कौशल से संबंधित कौन कौन सी विधि है। वर्ण पठन विधि हो गया, शब्द पठन विधि हो गया, वाक्य पठन विधि। ये किसने दी थी? RS पांडे ने दी थी। सुनो और कहो विधि, इन सब की जो पूरी डिटेल है वो अपन बाद में देखेंगे। अभी केवल यहाँ पर कौशल से संबंधित ये विधि है, तो इतना सा ध्यान में रखो कि उसमें कौन सी विधि है। खंडशः पठन विधि, चित्र पठन विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, साहचर्य विधि तो आपको मैंने याद ही करा दी है, मौर्य मॉन्टेसरी। इनका तो आपको पता चल ही गया होगा। इन्होंने जो कौशल दिया है उसके अंतिम दो में क्या कर दिया? हेर फेर कर दिया। क्या कर दिया? हेर फेर कर दिया। इन्होंने पढ़ना और लिखना सब पल था, उसको चेंज करके क्या कर दिया? लिखना पहले कर दिया और पढ़ना बाद में कर दिया। बस ये एक चीज मौर्य मॉन्टेसरी की इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें अपन आज के इस कौशल की, जो अंतिम कौशल है उसकी बात कर रहे हैं, लेखन कौशल। इसको लिखना कौशल भी कहते हैं। बालक द्वारा सीखी गई विषय वस्तु के ध्वनि के रूप में लिखना, अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। आप क्या करते हो? सिर्फ क्या करते हो? पढ़ने का प्रयास करते हो। आप सोचते हो कंपटीशन एग्जाम है, वहां पे तो अपन को MCQ करना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। यदि आप अगर अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, उस चीज को स्थायी करना चाहते हो, तो आप शॉर्ट में नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे नोट्स लिखने की जरूरत है, लेकिन सेल्फ के नोट्स होना बिल्कुल जरूरी है, जहां पर आपने मेन जैसे पॉइंट लिख दिए और उसको रिवाइज करने के लिए आपको बिल्कुल मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने में, बिल्कुल। तो और वो आपका ज्ञान भी स्थायी होगा। रिकॉल बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। तो लेखन कौशल अपन ने देखा। कौशल के क्रम में ये अंतिम कौशल है। मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार यह तीसरा कौशल होता है। कठिनाई स्तर में अन्य कौशल की तुलना में यह सीखने में सबसे कठिन होता है। इसका संबंध मूर्त, लिखित, भाव अभिव्यक्ति से होता है। यह पठन कौशल पर निर्भर करता है। पठन कौशल में बालक शब्द से अर्थ की ओर बढ़ता है। लेखन कौशल में बालक अर्थ से शब्द की ओर बढ़ता है। यहाँ पर समझो आप पढ़ रहे हो, आप पहले शब्द पढ़ते हो, जैसे मैंने लिखा कमल, आप पढ़ रहे हो कमल, तो इसमें सबसे पहले क्या आया? शब्द आया। उसके बाद आपके दिमाग में आया कि हाँ भाई कमल ऐसा होता है, यानी इसके अर्थ के और पहले बाद में बढ़ रहे हो। लेकिन पहले क्या हो? लेखन कौशल, मैंने बोला कमल और आपको लिखना है, तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा? कमल का कमल दिमाग में आएगा, उसके बाद आप उस कमल को लिखोगे। यानी लेखन कौशल में क्या होगा? सबसे पहले अर्थ आएगा, फिर शब्द की ओर अपन बढ़ते हैं। जबकि पठन में क्या हो रहा है? शब्द पहले आ रहा है, बाद में अपन अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। अब डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है। पिछली बार यहाँ से एक प्रश्न बना था डायरेक्टली, यहाँ से कौन सा लेख है कौन सा है वो अपन क्वेश्चन सारा देख लेंगे, उसमें अपन सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तब उसमें लगभग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अपने 50 से लगभग 100 के आसपास ओल्ड पेपर में जो भी शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अपन तीसरा सेशन जो कंप्लीट होने वाला है A, B और C, ये सेशन होने के बाद अपन ऐसा करेंगे ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन की अपन मैराथन लाएंगे, उसमें अपन उनको डिटेल से देखेंगे। जो भी इसमें बच गया है उसको भी कंप्लीट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अब लेखन कौशल के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, प्रतिलेख, अनुलेख और श्रुतिलेख। प्रतिलेख क्या हो गया? विषय वस्तु को हूबहू लिख कर देना। मैंने जैसे आपको एक पेज दिया, उस पर लिखा हुआ है कोई भी चीज, जैसे शिक्षण विधियों के जनक से संबंधित मैंने यहाँ पर लेख लिखा हुआ है, आप क्या करोगे? उसे एज इट इज लिख दोगे, कॉपी कर लोगे। क्या कर लोगे? कॉपी। यह कहलाता है प्रतिलेख। अब बात करें अनुलेख की, के अनुसार के जैसा लेखन, जैसे दीपावली के निबंध लिखना सिखाकर होली का निबंध लिखने के लिए कहना। जैसे मैंने कोई भी अनुच्छेद दे दिया या फिर कोई भी लेख लिखा दिया, जैसे हमने होली का लिखा दिया और आपको बोला कि इससे संबंधित आप ऐसा करो, सेम टू सेम दीपावली के भी अपने दिमाग में लोड डाल के उसको भी लिखो, वो कहलाता है अनुलेख। एक प्रार्थना पत्र के अनुसार दूसरा प्रार्थना पत्र लिखना क्या कहलाता है? अनुलेख। के अनुसार, अनु का मतलब क्या होता है? अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? के अनुसार। के अनुसार किसके अनुसार? जो पहले अपन ने पढ़ा है उस लेख के अनुसार दूसरा लेख लिखना, वह कहलाता है अनुलेख। प्रतिलेख यानी कि अपनी फोटोकॉपी दिमाग में रहो, एज इट इज निकालना। और बात आती है श्रुतिलेख। श्रुतिलेख क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं अंतराक्षी लिखो, श्रवण लिखो, ये सारे शब्द जो भी लिखने के लिए अगर मैं बोलती हूँ तो अध्यापक के मुख से उच्चारित शब्द वाक्यों को सुनकर लिखना श्रुतिलेख। श्रुत मतलब सुनना, सुनकर लिखोगे वो कहलाता है श्रुतिलेख।
तो तीनों लेख कौन कौन से होते हैं, लिखता वहां पे सेम है कि हाँ भाई इजी है अपन कर लेंगे, लेकिन जब प्रश्न आता है तब अपने सामने डब्बा गोल हो जाता है बिल्कुल। तो बिल्कुल समझ लें इन चीजों को। इस कौशल को विकास हेतु बालकों को पठन के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। इस कौशल के विकास हेतु निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। बालक को लघु कथा हो गया, आलेख, प्रतिवेदन, फीचर लेखन अभ्यास करवाना चाहिए। बालक को व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। अब लेखन कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं, खंडशः विधि, बिंदु अनुकरण, रेखा अनुकरण, जैकटॉट विधि, मॉन्टेसरी विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, श्रुति विधि। यहाँ पर आपको इतना तो आइडिया लग गया है कि हमें कौन कौन सी विधियां पढ़नी है। लेखन के अनुसार कौन कौन सी विधियां हो गई, पढ़ना, सुनना, इनसे संबंधित 4 प्रकार की विधियां हो गई। इसके अलावा एक विधि यहाँ पर और है, गद्य की, पद्य की और सम्मिलित, जिसको बोलते हैं चंपू। ये भी प्रश्न आया था, गद्य और पद्य के संबंधित जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं, चंपू कहते हैं। यानी कि गद्य के अनुसार, पद्य के अनुसार और चंपू। यानी कि हिंदी में आपको विद्या कहाँ से पढ़नी है, एक तो इन कौशल में जो भी विद्या आ रही है वो पढ़नी है, दूसरा गद्य की अलग होती है, पद्य की अलग होती है, चंपू, और एक होती है व्याकरण की। इससे संबंधित आप दिमाग में क्लियर करते हुए पढ़ोगे तो विद्या कंप्लीट हो जाएगी, वरना विद्याओं का कंप्लीट होने का कोई नामो निशान नहीं होता, क्योंकि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इसका अंत करें। लेकिन अपने लेवल के अनुसार अपन को कंप्लीट करना है। और अगला जो अपन सेशन है उसमें अपन देखेंगे भाषा शिक्षण से संबंधित अपन पूरी चीजें देखेंगे। वैसे सबसे पहले अपन को भाषा शिक्षण करना था, लेकिन अपन ने इसको में कौशल, विधि, ये सारी चीजें अपन ने कर ली है। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं भाषा शिक्षण के टॉपिक से संबंधित लेकर।